नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम देखे थे कि हम कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रवेश कर चुके थे और हम कंप्यूटर की हम जानते हैं पहला क्वेश्चन से हम कंप्यूटर की कुल वर्तमान में कितनी पीढ़ी है। सर 5 ही पीढ़ी है, 5 के आगे कोई और पीढ़ी नहीं आई है। कोई लिखता है तो वो गलत है, पहली बात स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको। ठीक है सर। सर पांचों पीढ़ी में आपको बताया सर, पहले में बस वी याद रखो, वैक्यूम ट्यूब वाला वी याद रखो। सेकंड में सर टी फोर टू होता है, सर टी फोर ट्रांजिस्टर हो जाएगा दूसरे में सर। तीसरे में सर IMA से याद था हमको कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या आई माने मैं और मेरी माँ, तो आई से इंटीग्रेटेड सर्किट, एम से माइक्रो प्रोसेसर, ए से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर हम आप हमको ये बताए थे सर। ठीक है सर। ओके सर, हमको आप हमको ये बताएं और हमको ये चीज ध्यान रहेगा सर। चलिए, आपको ये समझ में आ गया? हाँ। तो इस तरीके से V4V सिंगल वैक्यूम ट्यूब, और T42 में सेकंड में T42 होता है, T4 ट्रांजिस्टर हो गया। और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऐसे आपको याद करवाया था मैं। और I फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, M फॉर माइक्रो प्रोसेसर, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, T फॉर ट्रांजिस्टर, V फॉर आपका वैक्यूम ट्यूब। तो पता चल गया सर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता था। तो सर वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी में सर ट्रांजिस्टर था। थर्ड पीढ़ी में सर आईसी, आईसी शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर फोर्थ पीढ़ी में सर माइक्रो प्रोसेसर। और सर पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की खासियत है, क्या देखेंगे? फिफ्थ जनरेशन की। ठीक है, चलिए हो गया। अब आते हैं प्रथम पीढ़ी पे सर। इसके अंदर हम घुसेंगे सर और एकदम डिटेल में हम इसकी जानकारी लेंगे, ताकि हमारे चैनल कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अरे सर हमको तो लगा सर इसमें इतना ही बस हमको याद रखना है, तो नहीं, सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है। और याद रखेंगे, अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ उसमें आप लोग बच्चों जैसे डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बच्चों जैसे बिहेव नहीं करेंगे कि सर ईयर इतना से इतना एग्जैक्ट कैसे। तो इसका कोई लिखित कोई विवरण नहीं है कि इस समय से इस समय एग्जैक्ट इसी को ही आप इसका समय काल मानेंगे, कार्यकाल मानेंगे कि किस साल से किस साल के बीच में, ऐसा कोई लिखित विवरण नहीं है। मगर फिर भी मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूँ, आप उसके साथ जाएंगे और उसके आसपास के रेंज में एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको आप लेना है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको लिखता हूँ सर 3, तो सर एक 3 सर आपका 2 से 5 के बीच में आता है। 2 3 4 5, तो अगर 4 भी दे, 3 भी दे, कुछ भी हमको ऐसा आंसर एग्जाम में तैयार रखना है। कहने का मतलब आपको 1900, अगर मैं 51 से 1900 आपका 65 बताया कोई चीज, आपको याद रखना है। 51 से 1955 करके कोई दे सकता है, और इसको 1960 करके भी कोई दे सकता है। तो याद रखना है सर सही बोल रहे हो। ठीक, तो रेंज के बीच में, रेंज के आगे पीछे में डेट होगा तो आपको याद रखना है कि हाँ सर कोई बात नहीं, उसके आसपास सब बना था इसलिए सब कंफ्यूजन रहता है। तो इसको लेकर के आपको बच्चे के जैसे बिहेव नहीं करना है। ठीक, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया जो डाउट रहता है। सर हर पुस्तक में अलग अलग ईयर दिया होगा, सर कौन सा ईयर को लेंगे, पहली बार ईयर से क्वेश्चन बनेगा नहीं। और अगर ऐसा क्वेश्चन बना देता है बुर्बक जैसा ईयर वाला, तो आपको जो मैं ईयर बता रहा हूँ उसके आसपास के जो रेंज होंगे उसमें आप चल जाइएगा। ठीक, फिर मैं आप लोगों को शांत तरीके से हरकत पीढ़ी का बस ईयर लिखा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक बैठाएंगे दिमाग में। इसको आप लिखिए सर 1946 से, आजादी से एक साल पहले से, देखिए 1959। 1959, अच्छा ठीक। हाँ सर, ये हमको याद रखेंगे सर। ठीक, आइए सेकंड पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी हो गई सर, सेकंड पीढ़ी बताइए। सेकंड पीढ़ी आपका जाएगा 1959 से, और एकदम खत्म हुई सर 59, जैसे 59 खत्म हुई सेकंड पीढ़ी 59 से चालू हो गई। हाँ सर, ये सही लगता है कि 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6। हमारा कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि आज आपका सेकंड जनरेशन खत्म हुआ और फिर कल से ही मैं तृतीय जनरेशन चालू कर दूं। तो कहीं अगर ऐसे क्रमबद्ध तरीके से ना दिखे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। सर 59 के बाद तो सर 59 में कोई खत्म हुआ तो सेकंड पीढ़ी 59 के बाद से चालू होना चाहिए, ऐसा कोई क्रमबद्ध नहीं है। मैं बस जो लिखा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए और खुद ध्यान में मत रखिए। ठीक है, चलिए 1959 से 1965। ठीक, हाँ सर ध्यान रखेंगे सर। चलिए सर, देखिए पहले बताया सर 46 से 59, दूसरा देखिए सर 59 से 65। हाँ सर, ये सही लिखते हैं, क्रमबद्ध लिख रहे हैं। मगर अगला लिखाता हूँ, लिखता हूँ 1965 की जगह 1967 से कुछ लिखता हूँ तो आपकी गलत, सर गलत है। 2 साल आप 65 से लिखना था, वो ऐसा मत समझिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको समझा चुका, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब सेकंड जनरेशन का काम खत्म हुआ तो अचानक से कल से ही थर्ड जनरेशन चालू और सेकंड जनरेशन काम करना बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं लेना है। ठीक, तो उसमें होने से कंफ्यूजन नहीं करना है। आते हैं हम तृतीय जनरेशन पे। इसको आप लिखेंगे 1965 से 1971।
याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा सर। चलिए ये एनसीईआरटी का डाटा है तो आप उसके हिसाब से चलते जाइए मेरे साथ और कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, ठीक है सर। सर चौथी पीढ़ी का बता दीजिए सर। चौथी पीढ़ी बेटा 1972 से, अब यहाँ बहुत विशेष चीज बताने वाला हूं मैं। 1972 से वर्तमान तक। सर वर्तमान तक आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि फोर्थ जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आज भी यूज हो रहा है, और उसी फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर के साथ और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके ही उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है, तो वो भी आज तक अभी वर्तमान में चल रहा है। तो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों के दोनों वर्तमान में चल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन अभी वर्तमान में नहीं चल रहे हैं, मगर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन दोनों पैरेलली एक साथ चल रहे हैं। इसलिए इसमें भी 1972 से वर्तमान तक आप लिखेंगे, और फिर पांचवी जनरेशन का तो भाई वर्तमान में चल ही रहा है, ठीक। तो उसका कुछ क्वेश्चन का रखना ही है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि सर फोर्थ जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें ही और प्रोग्रामिंग करके इसमें कुछ और चीज एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करके उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा था। पांचवी पीढ़ी कुछ और ना हो करके फोर्थ पीढ़ी के मैकेनिज्म के साथ कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस चीज निर्माण करना, कोई और एडवांस चीज क्रिएट करना ही आपका पांचवी पीढ़ी है। जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर से आप एडवांस कंप्यूटर बनाए थे, वैसे माइक्रो प्रोसेसर में आप और सब प्रोग्रामिंग करके कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा के उस रोबोट में, उस मशीन में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिए। जैसे कि मेरे मोबाइल में मैं बोलूंगा हेलो गूगल तो बोलेगा ओके सर जी बताइए क्या करना है, सीरी, यही सब। गूगल सीरी जो है आपके जो बोलते हैं ओके गूगल तो बोलता है भाई कि हाँ सर बोलिए, है ना। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ठीक, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल। हेलो गूगल। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ और ये मेरे को अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है मेरे फोन में, ठीक। तो मेरी बात को सुन रही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या मैं आपको प्ले करता हूँ कि हम वो बोलती रहती हैं कंप्यूटर मैडम जो जो बातों को, वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए उसका डेमो दिखाऊं मैं। तो ये चौथी पीढ़ी आप समझ गए, हाँ सर। और पांचवी पीढ़ी से वर्तमान में चल रही है, ठीक। तो पांचवी पीढ़ी भी आप याद रखेंगे वर्तमान, वर्तमान में, ठीक, हाँ सर। तो ईयर वर्ड देता है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ईयर वर्ड पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। और जो आएगा जो आना चाहिए उसको आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता हूँ मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मान लीजिए जो पूरा सिस्टम मेरा बना हुआ है, ये बड़ा सा स्क्रीन जो आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसी माइक्रो प्रोसेसर लगने के बाद भी किसी कंप्यूटर में अगर मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज ताज महल, ठीक। बोलता सर व्हाट इज ताजमहल, में से पूछा ताजमहल पूरा चीज खोल के दे दी जानकारी। तो जो जानकारी खोल के दी है ये आपका है माइक्रो प्रोसेसर का कार्य, और इसी के बारे में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके और वही मेरे को बोल के सुनाए, ठीक। तो उसके बाद वो बन जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, अगर वही चीज मेरे को बोल के सुनाते हैं तो, ठीक। ठीक, चलिए मैं कहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो गूगल बोलते हैं, गूगल जो हमसे बात करता है वही आपका क्या है सर, वही आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। चलिए तो चलिए आपको चारों का ईयर पता चल गया, तो हम आते हैं फिर से हमारे पहले पे जब वो सब एक साथ हम लिख रहे थे। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर हम इंपोर्ट आते हैं, इनका काम नहीं रह गया अब, ठीक है सर। तो लिखेंगे आप 1946 से मेरे साथ
1959, 1959 से 1965, सर 1965 से 1971, सर 1971 के बाद 1972 से वर्तमान, और ये भी आपका सर वर्तमान, वर्तमान में प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइप है। ठीक, ठीक है सर, ये आपको एक जगह आ गया सर आपका कि उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता था, ये आ गया सर, ये आ गया सर, ये हमारे एक साथ टेबल हमारा प्रिपेयर हो रहा है। पहले आप सेपरेट सेपरेट सबको बता रहे हैं, फिर उसके एक साथ टेबल बना के हमको बता रहे हैं। तो बहुत बेस्ट आप पढ़ा रहे हैं सर, तो चलिए आपको बेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आइए इधर आते हैं अब। ठीक, चलिए तो फिर से पहली पीढ़ी पे आ जाते हैं हम इसके बाद। ठीक, सर इसमें सर स्टोरेज के लिए जो यूज होता था ना सर, वो था सर आपका मैग्नेटिक ड्रम। इसमें क्या यूज होता था सर, सर इसमें जो स्टोरेज के लिए यूज होता था सर, वो आपका था सर मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज होता था सर इसमें स्टोरेज के लिए, स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज के लिए इसमें जो यूज होता था वो था आपका FD, अर्थात मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, आपको चलिए इमेज दिखाता हूं मैं, चलिए बताया हूं कि मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकली दिखा दिखा के आपको समझाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम, ये आपका मैग्नेटिक ड्रम जो कि स्टोर करता था डाटा। ठीक, ठीक है सर। अब देख रहे हैं सर मैग्नेटिक ड्रम, क्योंकि ड्रम जैसा गोल है सर ये, और सर इसमें मैग्नेट फील्ड क्रिएट होता था सर, क्योंकि इसमें लोहे और चुंबक के चीजों का उपयोग किया जाता था, इसलिए सर मैग्नेटिक ड्रम कहलाता था सर। ठीक है सर, मैग्नेटिक ड्रम CHM रिवॉल्यूशन सर दिखा रहा है सर, तो याद रखेंगे सर कि मैग्नेटिक ड्रम जो है सर आपका वो, सर वो आपका प्रथम पीढ़ी का है सर। ठीक है सर, आपको याद रहेगा सर, तो चलिए इसके चित्र आपको बता दूं मैं, ये हो गया मैग्नेटिक ड्रम। तो ये था आपका मैग्नेटिक ड्रम, आपको याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा सर हमको। चलिए, ठीक, हाँ सर, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था, ये हमको पता रहेगा सर। चलिए सेकंड पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता था, किसके लिए सर, यहाँ पे स्टोरेज के लिए सर, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज मतलब जमा करने के लिए, जो डाटा आप बना रहे उसको जमा करने के लिए, तो यहाँ होता था सर मैग्नेटिक आपका कोर, वहाँ MD था सर, यहाँ MC आ गया, मैग्नेटिक कोर आ गया सर, मैग्नेटिक। सब देख रहे हैं जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो D के बाद E आ रहा है, D से उल्टा C हो जा रहा है, मैग्नेटिक तो दोनों में कॉमन है सर, मतलब ड्रम की जगह कोर आ गया, तो याद रखेंगे मैग्नेटिक कोर। ठीक, चलिए स्टेप में दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि हमेशा हमारा क्या है, पुस्तकों की कमी है और टीचरों की कमी है, थ्योरी पूरा पढ़ा देंगे, आदमी समझ नहीं पाता मैग्नेटिक कोर क्या होगा, मैग्नेटिक ड्रम कैसा होगा, तो इसलिए आप समझ चलते रहिए ताकि आपके दिमाग में आपके साथ वो चीज ना हो। हम थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबे समय से पढ़ेंगे, मगर जब हम पढ़ेंगे और जब इस दिन पढ़ के हम खत्म करेंगे, उस दिन हमारे कॉम्पिटिशन में, हमारे टक्कर में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक, ठीक, आप देख रहे हैं, हाँ सर, magnetic core memory was the predominant from the random access computer memory for 20 years between about 1955 and 1975. Such memory is often just called core. Core memory, तो याद रखेंगे मैग्नेटिक कोर मेमोरी को कोर मेमोरी भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोर इसमें मेन है, मैग्नेटिक तो दोनों जगह था, तो याद रखेंगे। और इनफॉर्मली कोर, तो इसको याद रखेंगे मैग्नेटिक कोर, है ना, और आपको कोई कोर मेमोरी, और आप बोलेगा इनफॉर्मली कोर। तो ये बोला ना कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे ही घुमाता है, बोला ना, पढ़े सब रखते हैं थ्योरी और घुमाए क्वेश्चन, आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए इसमें सिर्फ एक सब ध्यान रखेंगे
कोर पे से डी से सी बताया, इस पे जोड़ डाला था आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ सर, तो आपको इमेज यहाँ दिख रहा है, ये आपका मैग्नेटिक कोर है जिसमें डाटा स्टोरेज होगा, वो स्पष्ट मेमोरी दिख जाए तो आपको दिखाऊंगा। हम इसको देते हैं इमेज में, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक। हाँ सर, चलिए सर, तो मैग्नेटिक कोर देखिए, मैग्नेटिक ड्रम, फिर मैग्नेटिक कोर। सर तीसरी पीढ़ी पे हम आते हैं सर, तो सर तीसरी पीढ़ी में आपका उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था सर, तो उसके बाद सर मेमोरी के लिए भी बहुत सारी चीजों का निर्माण हो गया था। तो इसको हम सर मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम से पहले दूसरी जनरेशन का याद रखेंगे सर। उसका थर्ड जनरेशन में से कोई विशेष चीज हमको ध्यान नहीं रखना है सर, ठीक है। उसका क्योंकि प्रोसेसिंग का उस पर वैल्यू आ गया था, तो स्टोरेज का तो टेंशन रह ही नहीं गया था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो मैग्नेटिक ड्रम जो आपका बेसिक है, आप आज भी देखेंगे जिसको हम बोलते हैं सर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक कोर का जो प्रिंसिपल था वही यूज होता है, इसलिए उसी को और एडवांस करके ही, पहले मैग्नेटिक ड्रम था वो बहुत बड़ा था, अब देखिए पूरा ड्रम जैसा संरचना था सर, मगर मैग्नेटिक कोर हम जो इमेज देखें आपको पीछे देखिए सर, एक चिप जैसी संरचना दिख रही है सर, बहुत बड़ी नहीं है, तो इसको ही और ज्यादा एडवांस कर करके ही आपको इसी में ही वर्तमान समय तक भी इसी को ही स्टोरेज डिवाइस के रूप में कन्वर्ट किया गया, जिसका उपयोग आप हार्ड डिस्क के रूप में और सभी चीज के उपयोग के रूप में, मेमोरी के रूप में आप देखते हैं। अर्थात इसी वजह से ही इसके बाद अब और पीढ़ी में आपको कोई भी स्टोरेज डिवाइस याद नहीं रखना है अलग से पर्टिकुलरली, ठीक है। कहीं को दिया है तो उसको भी समझ लेंगे, मगर याद रखेंगे इसी का ही एडवांस रूप है। तो आपको पहली पीढ़ी का मैग्नेटिक ड्रम और दूसरी पीढ़ी का मैग्नेटिक कोर मेन याद रखना है, ठीक है सर। हाँ, चलिए हो गया सर, ठीक। चलिए हाँ, तो हम लिख देते हैं आपके लिए फिर से उस चार्ट में, ठीक है सर। तो यहाँ को याद रखना है सर, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर, दोनों का हमको चित्र दिखा चुके हैं सर। मैग्नेटिक कोर, इसी मैग्नेटिक कोर को इनफॉर्मली कोर ऐसा करके और अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है सर। चलिए ठीक, याद रखेंगे। इस जगह पर और पूछता है कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर, तो याद रखेंगे मेमोरी, मेमोरी तो मतलब मैग्नेटिक टाइप ऑफ, तो मैग्नेटिक टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस, मैग्नेटिक शब्द आप याद रखेंगे दोनों में सर। मतलब वर्तमान में जो यूज हो रहा है सर वो मैग्नेटिक टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस यूज हो रहा है, तो हाँ सर वही यूज हो रहा है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं फिर से पहली पीढ़ी पे, और हम उसको आप लोगों के लिए इसमें देखते हैं कुछ स्पेशल कुछ बता है बचाने के लिए, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। इसमें अब जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ याद रखेंगे, इसमें जो इनपुट में यूज किया जाता था ना प्रथम पीढ़ी में, इसमें इनपुट के लिए यूज किया जाता था पंच कार्ड, पंच कार्ड। और पंच कार्ड का इमेज आपको मैं कल दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि सर पंच कार्ड कैसा दिखता है सर। तो लिखेंगे PUNCH, पंच कार्ड यूज फॉर, ये है आपका punch card is a piece of stiff paper that holds digital data represented by the presence or absence of the holes in the predefined position। अर्थात कहने का मतलब है कि पंच कार्ड कुछ और ना होकर एक तरीके का पेपर है जिसमें जो होल होते हैं उस होल के पोजीशन के आधार पे ही उसमें अलग अलग तरीके का डिजिटल डाटा इनपुट किया जाता है, ये पहले यूज होता था। Punch cards were once common in data processing applications or to directly control automated machinery। जिसको डायरेक्टली कंट्रोल करना था ऑटोमेटिक मशीनरी को, मतलब जो मशीन को बार बार एक ही काम को डायरेक्ट कंट्रोल करना है, तो उसमें उस एक ही तरीके का पंच कार्ड लगा दिया जाता था, वो बार बार उसी चीज को रीड करता था और उसी चीज को पढ़ लिया करता था। मैं उम्मीद जानता हूँ कि आपको इसको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कल भी बताया था फिर भी बताता हूँ। पंच कार्ड का मेमोरी देख लीजिए, इसमें देख रहे हैं आपके सर बहुत सारे नंबर वंबर लिखे हुए हैं सर, ठीक है सर। ये बहुत सारे नंबर लिखे हैं सर, इसमें मैं कोई कोडिंग बना के डालता हूँ सर। तो हमारे जो ऊपर कोई नंबर है, यहाँ से मैंने कोई प्रोसेस किया, इस होल में आ गया 2, इसमें आया 3, इसमें 5, इसमें 7, और इसको काम करवाना है कोई चीज, मान लीजिए मेरे को बनवाना है इसमें कि तुम कार बनाओगे, ठीक। कार मैं समझा रहा हूँ, कुछ है नहीं, तुमको या तो समझो तुमको काम करना है फास्ट, फास्ट काम करवाना है। तो मैं जो फास्ट, मान लीजिए ABCD में F कब आता है सर, ABCDEF छठवें में, तो पहले अक्षर में यहाँ पे 6 लिखवा दिया, ठीक।
दूसरे ए जो एफ ए में आता है ए में लिखवा दिया, एस के जो आता है अल्फाबेट का नंबर वो लिखवा दिया, फिर टी लिखवा दिया। तो अब जैसे ही मैं ये कार्ड डालूंगा तो फास्ट कर देगा प्रोसेस को। तो आप समझ गए कि हाँ सर ये काम कैसे करता है, और प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अंदाजे के लिए बताया हूँ, बस आप ध्यान देंगे। तो ये फोटो है आपका पंच कार्ड का, उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा पंच कार्ड। ठीक, चलिए इसका भी आपको इमेज रख देता हूँ ताकि आपको एक ही साथ इमेज रहेगा तो आपके ध्यान में रहेगा। पंच कार्ड है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक, तो ये आपका पंच कार्ड है। ठीक, हाँ सर ये पंच कार्ड है, याद रखेंगे, ये आपका पंच कार्ड। ठीक है सर। प्रथम पीढ़ी में सर वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और आपका पंच कार्ड इनपुट के लिए, याद रखेंगे इनपुट के लिए यूज किया जाता था, इनपुट डालने के लिए। ठीक सर, आपकी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक ड्रम में बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है सर। और क्या बताऊं पहली पीढ़ी में आप लोगों को मैं। हाँ, पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी वो सर मशीन लैंग्वेज पे काम करती थी। तो हम सबसे पहले समझेंगे सर मशीन लैंग्वेज क्या थी। चलिए आइए, तुम समझते हैं कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। जिसको हम लिख देते हैं सर कि ये जो कंप्यूटर थी सर ये आपकी जिस लैंग्वेज पे कार्य करती थी सर वो आपकी थी, ठीक। चलिए इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, इसको मैं व्यवस्थित करता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक, ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, इस पंच कार्ड को, ठीक है, जब आप पंच कार्ड आप समझ जाएंगे। ठीक, पंच कार्ड ये हो गया, ये पंच कार्ड हो गया, आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर, अब हम आते हैं इसी में एक वाला कंपोनेंट पे, फिर आप देखेंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम सर जो फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर थी सर वो काम करती थी सर आपकी मशीन लैंग्वेज पे, मशीनी भाषा पे। ठीक, मशीनी भाषा पे या मशीन लैंग्वेज पे। ठीक, मशीन भाषा पे या मशीनी लैंग्वेज पे काम करती थी। और इस समय याद रखेंगे आप, इस समय का जो कंप्यूटर है उसमें आप नाम लिखेंगे। मशीन भाषा का मतलब ये बता दो, मशीन भाषा का मतलब सर 0 1 ये दो बाइनरी डिजिट से बना हुआ जो कोड होगा, जो भाषा होगी वो कि मशीन भाषा अर्थात 0 और 1 से बनी हुई भाषा। अर्थात मान लीजिए कि मेरे को लिखना है प्रतीक, और प्रतीक को मैं 0 1 मतलब पी होता है, 1 1 मतलब ए होता है, आर होता है, 1 0 मतलब पी आर टी आई मतलब लिख देता हूँ। चलिए आप समझ पाएंगे तो ठीक है, मिटा दूंगा, ध्यान से देखिएगा फिर मिटा दूंगा, इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए कि मुझे लिखना है लैंग्वेज में, मशीनी भाषा में प्रतीक लिखना है, तो मशीन लैंग्वेज में मैं प्रतीक नहीं लिखूंगा, या मैं प्रतीक आज टाइप करता हूँ कीबोर्ड से पी आर ए टी आई के, तो याद रखेंगे सर यहाँ पे कैसे कंप्यूटर कैसे लेता है सर, कंप्यूटर पी को कन्वर्ट कर देता है 0 1 में, सर आर को कन्वर्ट कर देता है 1 1 में, सर यू कन्वर्ट करता है 1 0 में। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कन्वर्ट करता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इन सब का वैल्यू होता है। ठीक है, फिर सर इसमें आप कन्वर्ट करते हैं सर, तो 0 टी का मतलब हो जाता है सर 0 0 में, तो सर फिर हो जाता है सर आपका 1 0 1 में आई का, और इसका सर 0 0 1 में। तो कंप्यूटर प्रतीक को इस रूप में समझता है और उसके बाद तुरंत वो प्रतीक का फोटो निकाल के दे देता है, प्रतीक का फोल्डर खोल के दे देता है। तो याद रखेंगे ये जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझा है यही आपका मशीनी भाषा, और जो मैंने टाइप किया है यही आपका सोर्स कोड जो मैं लिख रहा हूँ, या जो प्रोग्रामर लिखता है ये प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड। ठीक, याद रखेंगे। हाँ सर, हो गया सर, ये आपका सर हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है सर आपका लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो याद रखिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज पे, आपको आगे पढ़ाऊंगा लैंग्वेज तब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया मशीन लैंग्वेज कैसे काम करता है, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, 0 और 1 जो है वही मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर सिर्फ उसी मशीनी भाषा ही समझती थी, तो हमको जो कोड था आप देख रहे हैं सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख के दिया हुआ हूँ, या अल्फाबेट वगैरह का यूज नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ सर, ठीक।
चलिए, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन थे तो उसका भी एग्जांपल आप लिख लीजिए। सिर्फ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो उसमें याद रखें सर, एनिएक, एनिएक, यूनिवैक, एक सर लिख रहा हूं एनिएक, यूनिवैक, ठीक, यूनिवैक, एडसेक, एडसेक और एडवैक, और कुछ क्या देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन थे। तो एडसेक, एनिएक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक याद रखें, इसलिए लिख दिया हूं। सर कौन सी मशीनी भाषा याद करती थी, कौन सा लैंग्वेज समझती थी प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर, सर मशीनी भाषा समझती थी सर, ठीक है सर। सर कौन सा इनपुट डिवाइस था, उसमें इनपुट कैसे लेता था, पंच कार्ड के माध्यम से इनपुट लेता था सर। सर स्टोरेज चीज में होता था सर, मैग्नेटिक ड्रम में होता था सर, और ड्रम ऐसा दिखता था सर। सर उसमें प्रोसेसर कार्य जो था कौन सा होता सर, पावर सप्लाई का कार्य, करंट सप्लाई का कार्य, प्रोसेसिंग का कार्य, सर वो आपका वैक्यूम ट्यूब संभालते थे सर, ठीक है सर। अर्थात प्रथम पीढ़ी पूरी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रथम पीढ़ी से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक। अब इसके बाद आपको एक बार पूरा होल मैं कोशिश करता हूँ शायद दिखा दे, हमारे गूगल बाबा के पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आइए आपको दिखाऊं मैं। इमेजेस, अब देखिए प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वैसा दिखता था, क्या देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स, अब देख रहे हैं और कैसा दिखता था। हाँ सर, इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, और देखिए कितना बड़ा है, एक आदमी खड़ा है 6 फुट का, खुद उससे भी कितने बड़े, कितने सारे कंपोनेंट लगे हैं। और साथ आप देख रहे हैं कि जब बताया जब अरबों में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था तब जाके आपका एक तो बनता था। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आया तो उसको और छोटा किया, ट्रांजिस्टर की जगह फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको और छोटा कर दिया सिस्टम के आकार को, फिर इंटीग्रेटेड का माइक्रो प्रोसेसर आया वो और छोटा कर दिया। इस तरीके से अब इतने रूम जितने बड़े कंप्यूटर को आज अपने छोटे से हाथ में इस फोन में देखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इसका जनरेशन कैसे विकास हो आप समझ चुके होंगे। हाँ सर, तो ये बात करता हूँ दिमाग में आपका रहेगा, लिखा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इमेज देख लिए हैं, तो चलिए ठीक, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन से या सबके बीच में जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन था उससे कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को आता हूँ सेकंड जनरेशन पे, हम देखते हैं सेकंड जनरेशन, ठीक है सर। सेकंड जनरेशन में तो आप लोगों को क्या क्या बताना है वो बता देता हूँ मैं। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण जो था सबसे पहले आप आईबीएम जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिका का, वो उसने नहीं किया था, याद रखेंगे, ठीक, तो याद रखेंगे। और ये बताया सर 59 से 65 लिखा है, चाहे इसे 1950 से 1960 लिख दे, तब भी आप याद रखेंगे कि 1950 से 1960 बोले तब बीसी को लेना है, सेकंड जनरेशन को ही, है ना। तो उसको डाटा घुमाता उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन सेंस आप याद रखिए, ठीक है। चलिए तो आपको हो गया ट्रांजिस्टर, हो गया मैग्नेटिक कोर, हो गया। उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में। इसमें जिस लैंग्वेज का यूज होता है याद रखेंगे सर, वो लैंग्वेज जो है इस समय यूज होती है सर आपकी, सर कुछ और ना होकर के सर लैंग्वेज, ये भाषा जो यूज होती है वो है सर आपकी असेंबली भाषा, असेंबली भाषा, भाषा। कंप्यूटर में सेकंड पीढ़ी में कंप्यूटर की जिस भाषा का उपयोग करता था वो था असेंबली भाषा, याद रखेंगे। असेंबली भाषा कंप्यूटर की किस जनरेशन की लैंग्वेज है, तो याद रखेंगे सेकंड जनरेशन की, तो ये है असेंबली लैंग्वेज, ठीक, ठीक है सर। और इस समय के कंप्यूटर में आप नाम देखेंगे, तो अभी लैंग्वेज आप समझ गए, हाँ सर। चलिए आईबीएम, आईबीएम, आईबीएम में आईबीएम 1401, बहुत सारे एग्जांपल जो मेन मेन पूछ सकता हूँ। आईबीएम 7090, 7090 मैंने आपको मिल दिया। आईबीएम, आईबीएम 1401, आईबीएम 7090 सभी का कंप्यूटर है ना। अब कुछ ऐसा लिखा होता कि आपको याद है। 7090 के बाद जो फेमस हुआ 7094, 7090, 7094, ठीक। और यूनिवैक 1107, पीडीपी 1, और यूनिवैक, यूनिवैक 1107, पिछले जनरेशन यूनिवैक था, यहाँ यूनिवैक 1107 है, उससे थोड़ा एडवांस हो गया है, याद रखेंगे।
और PDP1 इनसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। हाँ मगर प्रथम पीढ़ी के जो है उनसे पूछने के चांसेस है, मगर इनसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस नहीं है, तो इसलिए इस पे ज्यादा लोड मत दीजिएगा, बस इसमें ध्यान रखिएगा IBM यूनिवैक PDP। ठीक, चलिए हो गया, हाँ तो समझ गए। इसलिए आपको कोशिश करता हूँ सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर का भी इमेज दिखा दूं, इसके बाद आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। अब देखिए सेकंड जनरेशन आप देख रहे हैं, यहाँ से छोटा तो हो गया, वो पूरे रूम जैसे था, और सब ये एक बड़े से टेबल पे आ रहा है सर, ये सेकंड जनरेशन हो गया। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर कितना अंतर पड़ा वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे जब हम आए तो। हाँ सर, उसका साक्षात एग्जांपल आपके आंख सामने दिख रहा है सर। ठीक है, और लिखा हुआ है सर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, अर्थात यही है सर आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। अर्थात आप बहुत अच्छा किए सर कि आपको ये समझा दिए सर। हमारे दिमाग में पहले रूम जितना बड़ा था, एक टेबल के ऊपर दो तीन टेबल के ऊपर आने लग गया, देख रहे हैं एक टेबल यहाँ, एक टेबल यहाँ, एक टेबल यहाँ, तीन टेबल पे आ रहा है पूरा कंप्लीट मिला करके। ठीक है सर, हमको इसका भी आइडिया हो गया सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना डाउट सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक साथ दे दूंगा तो बहुत सारी चीज और कुछ रहेगा, आज याद करने वाला बहुत सारी चीज है। तो बाकी मैं आपको याद भी करवा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। पहले में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में आपका असेंबली लैंग्वेज। सर पहले में मैग्नेटिक कोर, दूसरे में सर चलिए सिर्फ फर्स्ट सेकंड देखिए सर, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर। सर आपका वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर हो गया, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर हो गया सर। सर मशीन लैंग्वेज सर आपका असेंबली लैंग्वेज सर, एनिएक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक। सर यहाँ पे आपका सर IBM और आपका यूनिवैक 1107 वाला जो है वो सर, और PDP1 सर ये है आपका सर। बाकी आपका जो IBM है उसमें सर 1400 वाला है, 7090 वाला है, 7094 वाला है, 1401 वाला है। ठीक है सर, इतना सब कंप्यूटर है सर। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया हमको सर। हाँ सर, सर आपको पहला जनरेशन 1946 से आपका सर 1959 तक था। सेकंड वाला सर आपको 1959 से लेकर सर आपका 65 तक है। ठीक है सर, दोनों जनरेशन का वो भी याद हो गया सर। चलिए, तो याद करता हूँ आपको ये दो जनरेशन की सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए एक बार हम इसमें उसी में ऐड कर देते हैं सामने वाले में ही। आइए इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, जादू के साथ। देखिए जादू करेंगे आपको गुरु जी। छोटा हो जाओ बच्चे, गुरु जी की जादू आप देख रहे हैं, गुरु जी ने छोटा कर दिया। हाँ सर गुरु जी आप छोटा तो कर दिए यार, बहुत खतरनाक जादू करो गुरु जी आप तो। हाँ, बहुत खतरनाक जादू करो। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन का जो लैंग्वेज था सर, क्या था सर, वो था सर आपका मशीन लैंग्वेज, मशीन, मशीनी भाषा। तो सेकंड जनरेशन का जो लैंग्वेज था सर, वो था सर आपका असेंबली भाषा, असेंबली, असेंबली भाषा। अब टेंशन मत लीजिए सर, मशीनी भाषा जैसे आप बताएं सर 01 वाला होता है, वो असेंबली भाषा क्या होता है आपको बताऊंगा। आपको एक चीज बताना, इसमें कोई भी शब्द जो बोर्ड पे लिखा है आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना रहे, जिसका बारे में आपको पता ना रहे। ठीक है, असेंबली भाषा यही मैं आपको समझा दूं सर, नाम से असेंबल करना था सर। असेंबल करना मतलब सर उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग कंपोनेंट को लेकर के जोड़ना और जोड़ के कंप्लीट बनाना, अर्थात असेंबली लैंग्वेज कुछ और ना होकर के मशीन लैंग्वेज को ही सर आप देखेंगे सर, वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में किसी जैसे प्रोग्राम कोड जो लिखे हैं सर, उसको छोटे छोटे टुकड़े में लिख करके थोड़ा सा नीचे स्तर पर इजी करता था। मतलब हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको मतलब मशीन लैंग्वेज से ऊपर, और आज का जो हाई लेवल लैंग्वेज उससे थोड़ा बीच में आता है असेंबली लैंग्वेज। सर जो बीच का जो लेवल जिस पे हम इंसान थोड़ा लिख सकता है, थोड़ा तकलीफ होगा मगर हाँ लिख सकता है, और उस लिखे हुए भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम इस असेंबली लैंग्वेज वाला लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, ऐसे आप नहीं समझेंगे, फिर भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। बाकी आपको मैं एक चीज समझा दूंगा जब इसकी बारी आएगी लैंग्वेज की, वो भी समझा दूंगा। ठीक, इतना आपको याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इतने के बाद आपको इस पीडी वाले क्वेश्चन से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और इसका हम नेक्स्ट पीडी में इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पीडी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एकदम धीरे धीरे एकदम शांतिपूर्वक आपके दिमाग में एक एक चीज बचाते हुए, सबको याद करवाते हुए, सब डाउट क्लियर करते हुए, कहाँ बच्चे गलती करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, तो सब आपको क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो उस तरीके से आप भी मेरे साथ साथ दीजिए और अपने साथ मेरे साथ
आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब लोगों ने मुझे इतना प्यार बना करके रखा है। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।